नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम स्पेशल बुलेटिन, प्रतिदिन के समाचार और कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये जो हम शाम को 8 बजे बता रहे हैं, तो शाम के 8 बजे का ये समाचार है। और आप देखिए, आज हम आपको बताएंगे, आज जो है गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी पे जो कार्यक्रम हुए, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को ही सर्वप्रथम हम मान्यता देते हैं कि क्योंकि गणेश जी शुरू पीढ़ी है, कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो गणेश जी का नाम लेके करते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी का दिवस भी है, तो गणेश युवा क्लब भादरा द्वारा आज 20वां गणेश पूजा महोत्सव का शुभारंभ शुरू हो रहा है। और इस शुभारंभ में जो है श्री श्याम हनुमान मंदिर से मूर्ति चौक, मुख्य बाजार होते हुए बाबा फूलदास जी की छतरी पर कलश यात्रा पहुंची, और शाम को जो है 8:15 बजे आरती होगी और भजन कीर्तन भी होगी। आज कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष वगैरह भाग लिया, तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। आज गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम शुरू हो गया, और इसी संदर्भ में अगर हम आपको बताएं कि आज जो है गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में राम कुमार गर्ग डोबीवाला सपुत्र श्री राजकुमार गर्ग डोबीवाला सपुत्र श्री रामकुमार जी गर्ग ये डोबीवाला ने भादरा में पिछले 23 साल से निरंतर दोनों समय भोजन सेवा व अन्य सेवाओं में अग्रणी श्री राम रोटी सेवा समिति जो भादरा में पिछले कई सालों से भूखे को भोजन करा रही है, तो उन्होंने 31,000 रुपए वार्षिक के हिसाब से 10 सालों की भोजन सेवा हेतु 3,10,000 रुपए समिति के सदस्य मनमोहन चचान, अरविंद चचान को भेंट किए। इसी दौरान श्रीमती बनारसी अपने पिता श्री राम कुमार जी गर्ग डोबीवाला एवं लंबोर जो सादुलपुर में है, हाल जो बनारस रहते हैं कि प्रवासी हैं, और जमुनाधर जी मित्तल की प्रेरणा से मनसा माता मंदिर सेवा ट्रस्ट लंबोर धाम जो वो सादुलपुर में है, मंदिर का भव्य मुख्य दरवाजा बनाने हेतु 5 लाख रुपए का सहयोग व आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस दौरान वहां राम रोटी सेवा समिति भादरा की ओर से उपस्थित मनमोहन चचान, अरविंद चचान ने बताया कि राम कुमार जी गर्ग डोबीवाला सदैव राम रोटी भादरा में अग्रणी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े रहे। राम रोटी की नर सेवा, नारायण सेवा बहुत ही प्रेरित रहते हैं। इस अवसर पे राजकुमार जी गर्ग डोबीवाला ने बताया कि वो भविष्य में भी राम रोटी सेवा का हर प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। तो यहाँ लोगों ने बहुत ही प्रशंसा कार्य किया। दूसरी ओर अगर हम समाचार बताएं, तो आज जो है एसडीएम कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम साहिबा शकुंतला चौधरी ने आज जो है अपने कार्यालय में स्थानीय मीडिया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता के बारे में विस्तृत रूप से बात बताई, और उन्होंने कहा कि
आगे जैसे आचार संहिता लगेगी तो हम आपको और भी आगे बताएंगे। इन्होंने विशेष तौर से नव मतदाताओं के लिए भी आग्रह किया कि नव मतदाता जो वंचित रह गए हैं वो शीघ्र जो है अपने मत का बनवा लें, वोट बनवा लें, और जो कोई संशोधन करवाना है और कराना है इसका समय अभी 1-2 दिन ही बचे हैं, वो भी करवा लें। और सभी मतदाताओं से भी कहा कि गत चुनाव में 80% मतदान हुआ था, तो अब जो है शिक्षित भी हो गए लोग बाग, तो कम से कम भादरा विधानसभा से 100% मतदान हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका हम आज एक वीडियो भी है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। इसके बाद में जब एमसीसी लागू हो जाएगी उसके बाद में हम एक मीडिया की अलग से बुला करके इलेक्शन कमीशन राजस्थान की जो भी गाइडलाइन मीडिया मैनेजमेंट की वो सब आपके साथ साझा। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि क्योंकि आप सबकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आज की पहुंच हर उस आमजन के पास साथ है, आमजन आपसे जुड़ा हुआ है जितना हम उनसे नहीं जुड़ा, इसलिए आपके माध्यम से हम कुछ जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उनको हम साझा करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं चाह रही थी कि इलेक्शन के संबंध में स्वीप जो एक्टिविटी इलेक्शन कमीशन और राजस्थान चला रहा है उसमें हम चाह रहे थे आप लोगों का फोकस जरूरी है। स्वीप का मैं बता दूं आपको सिस्टमेटिक वोटर सेग्रीगेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को हम रजिस्ट्रेशन करें, लोकतंत्र में उनको जोड़ें, उनके जो भी मतदान से संबंधित राइट्स हैं उनके बारे में हम बताएं। इसके लिए आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रशासन रैलियों का आयोजन कर रहा है, प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है, क्योंकि ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पढ़े लिखे भी लोग हैं वो लोग भी क्या इलेक्शन के समय घर से बाहर नहीं निकल पाते, और दूसरे युवाओं की भी रुचि इतनी ज़्यादा है, यूथ एपैथी इतनी ज़्यादा है कि उनकी उदासीनता के कारण हम उनको जोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम जो लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं हम उतना प्रॉपर तरीके से उसको कायम नहीं कर पाते। मेन उद्देश्य स्वीप का यही है, अधिकतम वोटर्स को हम जोड़ें, युवाओं को जोड़ें, उनको इतना मोटिवेट कर दें कि वो अपना वोट कास्ट करने के लिए उस दिन पोलिंग बूथ पे सबसे जल्द के आए। ये हमारे स्वीप का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हम चाह रहे हैं जो भी यहाँ से उत्तर प्रशासन से स्वीप संबंधी कोई भी गाइडलाइन जारी हो उसमें आपके माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुँचे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई आपका कोई ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम कोई हो, उसमें अपने भादरा वासियों के लिए एक मैसेज हो, एक अपील हो कि इस आगे आगामी इस विधानसभा चुनाव को लेकर के आप अधिकतम भागीदारी करें। कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐप भी बनाए गए सुविधा के लिए, आमजन की सुविधा के लिए, जैसे सक्षम ऐप बनाए गए, जो भी दिव्यांग व्यक्ति वो घर बैठ करके अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं, उनमें वो सारी डिटेल रहती है। अपने जो ईवीएम है, वोट देने की प्रक्रिया, वीवीपैट ईवीएम जो मशीन है, उसमें जो लोग लोअर जिनका विजन है, जो ब्लाइंड है, उनके लिए किस साइड ब्रेल लिपि की व्यवस्था रहती है कि यदि ब्लाइंड आदमी है तो किस तरीके से अपने वोट को कास्ट करेगा, या अपने वोट का यूज करेगा, अपने मतदान जो राइट्स है उनको किस तरीके से यूज करेगा, वो व्यवस्थाएं हैं। वोटर हेल्पलाइन भी बनी हुई है, यदि कोई व्यक्ति घर बैठे, क्योंकि हम जानते हैं सब आज डिजिटल युग है, उसमें सब जुड़े हुए हैं, सबके पास एंड्रॉइड सारे फोन है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अधिकतम लोगों को जोड़ा जाए। स्वीप की एक्टिविटी हमारी रहेगी और हम आपसे भी सुझाव आमंत्रित करती हूँ कि स्वीप एक्टिविटी में आपकी तरफ से क्या सुझाव आए कि हर एक व्यक्ति भादरा का जिसकी 18 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी हो हमसे जुड़े, हमसे मतलब इलेक्शन में अपने एज ए नव मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वाए और अपने वोट को कास्ट करने जाए। दूसरी बात में अपनी यहाँ क्या क्या तैयारियां उत्तर प्रशासन के द्वारा कर दी गई वो मैं बता दूं। कंट्रोल रूम की हमारे द्वारा स्थापना कर दी गई है। कंट्रोल रूम की नंबर आप नोट कर लीजिए
015 4 224 793 015 224 793 793 आधार का एसटीडी कोड 015 ये अपने कंट्रोल रूम नंबर है। इसके अलावा हमारे द्वारा एफएसटी एसएसटी का भी गठन कर दिया गया। एफएसटी होगी जो उसके 3 दल होंगे, अपने 3 थाने वहाँ पे रहेगी, और एसएसटी के वो भी 3 थानों पे रहेगी। इनका ये प्रमुख काम रहेगा, ये हर जगह जहाँ पर भी जाकर के कोई अनड्यू मीन्स से, यानी जो अनैतिक रूप से कोई जन मतदाताओं को कोई प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, कोई लिकर, कोई ड्रग्स, ऐसी कोई सामग्री या अनैतिक रूप से ऐसी कुछ जो भी संसाधन उनको मिलते हैं उनकी प्रॉपर्ली रिपोर्ट करेंगे। एक ये जीएसटी भी अपने यहाँ गठन कर दिया गया है। जो वीडियो सर्विलांस टीम है ये भी अपने 3 है जो चुनावी रैली पे वीडियोग्राफी करती रहेगी। जो भी एमसीसी अपने अपने मोड ये कंडक्ट लगेगा, मॉडल कंडक्ट लग जाएगा, उस दौरान जो भी गतिविधियां पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी उन पे इनकी पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। अपने सेक्टर ऑफिसर की भी गठन कर दिया गया है कलेक्टर मैडम की तरफ से, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। सेक्टर ऑफिस अपने 24 है। और मैं बताना चाहूंगी अपने पोलिंग स्टेशन 248 है। हर पोलिंग स्टेशन पे जो भी अपने बूथ बनाए गए हैं उनकी सारी व्यवस्थाओं को भी प्रशासन के द्वारा बीएलओ सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से जांच कर ली गई है। संवेदनशील अपने मतदान केंद्र रहेंगे, उनकी आज कलेक्टर मैडम के द्वारा मीटिंग रखी गई है। ये समय समय पर बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार देखते थे कि पहले क्या स्थिति थी, पहले किस तरह की यहाँ प्रॉब्लम हुई है, आगे कम हुई है, ज्यादा हुई है, उस तरीके से इस पे प्रशासन चेंज करता रहता है। एक मैं विशेष जानकारी देना चाहूंगी, 4 अक्टूबर 2023 को अपना अंतिम वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन है। उस दिनांक तक कोशिश रहे अपने हर आदमी अपने वोट को जुड़वाने की कोशिश करे। उसके बाद में भी व्यवस्था तो हमारी रहेगी, लेकिन केवल एक ही रहेगी कि फार्म नंबर 6 ही भरा जाएगा, उसके माध्यम से केवल हम वोट जोड़ सकेंगे। इससे पहले 4 अक्टूबर से पहले हम जोड़ भी सकते हैं। इसमें यदि किसी को मान लो कोई दूसरी जगह चला गया, दूसरी विधानसभा शिफ्ट हो गया, उनकी डेथ हो गई है, तो उनको हम काटते भी। और इसमें यदि किसी नाम में अशुद्धि है, मान लीजिए फोटो किसी की सही नहीं आई है, कोई डुप्लीकेसी है, उस टाइप में भी हम संशोधन कुछ समय तक 4 अक्टूबर तक करेंगे। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद में केवल जोड़ा जाएगा, काटा नाम नहीं जाएगा, नए अशुद्धियां संशोधन वगैरह कुछ होगा। आगे मैं बताना चाहूंगी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अपने को सावधानियां रखनी है। कई बार क्या है हम आवेश में आकर के कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में समय समय पर इलेक्शन कमीशन भी अपनी गाइडलाइन आगे जारी करेगा। डिटेल से जो गाइडलाइन आएगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी रूप से हमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कोई भी जाति, धर्म, भाषा, वर्ग से संबंधित आपके कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे कोई विचार साझा नहीं करेंगे, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं हो। बात जो विशेष और ध्यान रखने वाली है कि जो भी सूचना आपके चैनल से, चाहे यूट्यूब से आप जुड़े हुए हो, चाहे फेसबुक हो, किसी भी प्रकार किसी की फॉर्म में भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हो, कोशिश ये करें सूचनाएं सटीक हो, प्रामाणिक हो, आधारहीन नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की सूचना आपके द्वारा प्रसारित की जाती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बनी हुई है कमेटी, वो लगातार आपके चैनल की प्रॉपर मॉनिटरिंग 24 घंटे आपकी नजरों में है। यदि आपसे ऐसी सूचना यहाँ से आप सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो जिस तरीके के चैनल से लगातार बन रहे हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, तो लगातार आप अपनी नजरों में। और उसमें विधिक प्रावधानों के तहत यदि कोई सांप्रदायिक जो मतभेद बढ़ाने वाली या सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली ऐसी कोई बात आपके चैनल से प्रसारित की जाती है तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन उसमें आपके खिलाफ है या जो भी करता है करने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आगे मैं बताना चाहूंगी जो भी पेड न्यूज है उनसे बचें। जो भी आपकी तरफ से सूचना जारी हो इलेक्शन की सूचना तो कम से कम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी हो केवल वही आप साझा करिए अपने हिसाब से। कोई बना करके कब चुनाव होंगे, कब आचार संहिता लगेगी, आप मानते हुए उसको डालते हो, भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार, ये सूचनाएं उस चैनल पे तेजी से फैल जाती हैं, उसमें आपकी लाइबिलिटी तय की जाएगी, तो आपको उसको प्रॉपर ध्यान रखना है।
और निर्वाचन अवधि के दौरान जो पेड न्यूज रहेगी उनकी ये मैंने बताई दिया, इस प्लेटफॉर्म को आपका उपयोग नहीं करना है। और विधिक प्रावधान भी आपको बता दिए, एमसीएमसी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनी हुई है, और मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है जो केवल मीडिया मैनेजमेंट से संबंधित ही काम करेगी। वो देखेगी किस चैनल पे किस आपके जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बने हुए हैं वहाँ किस तरीके से आपका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक विशेष बात ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, गाइडलाइन में तो जो आचार संहिता लगेगी तब मीडिया मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन भी आएगी, लेकिन उससे पहले आप जो भी अपने चैनल पे सूचनाओं को प्रसारण करें एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। ये नहीं एक चैनल ने कर दिया उसको देखा देखी कर लें, कहीं ये व्यू के बढ़ाने के चक्कर में ये आप बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें। केवल इलेक्शन की गाइडलाइन में पॉइंट टू पॉइंट तय किया गया है, ये कब होगा, ये कौन करेगा, कौन तय करेगा। आपको उसी को फॉलो करते हुए उसी का रेफरेंस देते यदि आप करते हैं, ठीक जानकारी देते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आप ऐसी कोई भ्रामक जानकारी नहीं दें। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। दूसरी जो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, ये आपको एफएसटी एसएसटी के बारे में आपको बता दिया। आगे संवेदनशील हमारे जो बूथ बनेंगे, कौन कौन से बूथ रहेंगे, क्या रहेगा, आपने बहुत सारी समस्याओं को उठाया है जो प्रशासन कई बार हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास वो समस्या आती है। आपका ये काम रहे कि आप हमें उन समस्याओं से अवगत करवाएं यदि फील्ड में कहीं गलत हो रहा है, यदि कोई पैसे दे करके किसी मतदाता को कोई भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है या और कोई चैनल से कुछ तरीके से कर रहा है, उसको आप ध्यान में हमारे लाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इस सहयोग की हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो अनड्यू मीन्स के माध्यम से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, जो प्रभावित कर रहे हैं, उनको आप अधिकतम हमारे नॉलेज में लेकर हैं। दो तीन बातें एक्स्ट्रा भी हैं जो अपने, हालांकि एमसीसी में हम एक बार दोबारा मीटिंग करेंगे उसमें कहना चाहूँ, लेकिन फिर भी ध्यान दें, क्योंकि मान लो आचार संहिता लग गई और लगने के दूसरे दिन ही लोग क्या प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। उसके लिए मेरा रहेगा आप लोगों से, गाइडलाइन आएगी तो हम आपको साझा कर देंगे, लेकिन सरसरी तौर पे ये बात ध्यान रहे, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन में भी स्पष्ट है, पहले की इलेक्शन में भी है। इस बार क्या है, चुनाव में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं कितना कौन सी पार्टी खर्चा करेगी उसका तय कर दिया जाए। विधानसभा चुनाव में 40-28 लाख से बढ़ाकर के चुनाव व्यय की राशि 40 लाख कर दी गई है, और सिक्योरिटी राशि है वो 10,000 रुपये रहेगी, और विधानसभा की अलग राशि रहेगी। ये आपको ध्यान करना है। जो भी रैलियां निकलेंगी उनके लिए अलग से ही, जैसे कल से मान लो आचार संहिता मान लीजिए कल लग गई और कल से किसी ने रैली शुरू कर दी, कोई भी रैली शुरू करेगा उसकी प्रॉपर प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, और जहाँ कितने व्हीकल्स का यूज करेंगे, कितनी कुर्सियां रहेंगी, एक एक चीज का ब्यौरा रहेगा, उस पर जो भी व्यय आएगा वो कैंडिडेट के अकाउंट में जुड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आप जरूर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि जो भी कोई चुनावी रैली निकले तब प्रशासन से आप सूचना लें, अचानक से बिना सूचना के कोई काम नहीं करें। कितने व्हीकल्स का यूज करना है, कहाँ करना है, वो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन तय करेगा, उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ना होगा। सी-विजिल ऐप है जिसमें आचार संहिता से संबंधित जो भी कोई शिकायत आती है इसके अंदर 72 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर समाधान का इसमें प्रोविजन है। सी-विजिल ऐप है, विजिल का मतलब ये हो गया कि आप उसमें निगरानी में, यानी जहाँ कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा उसमें उसकी सूचना हर कोई आदमी कर सकता है, कोई आम आदमी हो चाहे पोलिटिकल पार्टी या कोई अदर कैंडिडेट हो वो कर सकता है। और मोटा मोटी मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार विधानसभा में अपना वोटर परसेंटेज 80+ रहा था, इस बार चाह रहे हैं 100% हो जाए, और उसके लिए स्वीप की मीटिंग के लिए आज लाने का मेरा उद्देश्य था कि स्वीप में आप लोगों का अधिकतम सहयोग लें, यहाँ से जो भी गाइडलाइन हो तो अधिकतम लोगों से तक आप हमारे प्रशासन की गाइडलाइन को पहुँचाइए जो भी। और दूसरा हम चाह रहे थे आप लोगों के माध्यम से कि आप हमें सजेस्ट करें, ऐसे कोई सुझाव हो कि हर आदमी घर से बाहर निकले और अपने अमूल्य वोट का यूज करे, वोट अपना कास्ट करे, मतदान केंद्र तक स्वयं पहुंच के जाए। तो इस तरीके से आपके कोई सुझाव है तो आपके सुझाव आमंत्रित है। स्वीप की एक्टिविटी को भी हम किस तरीके से करें कि ज़्यादातर वोटों तक ज़्यादातर वोटर से हम तक अपनी पहुँच हो जाए। और इलेक्शन कमीशन और राजस्थान भी यही चाहता है कि हर वोट आदमी वोट कास्ट करे, हर आदमी जुड़े। बार बार स्वीप का मेन उद्देश्य यही है, इसलिए आपके सुझाव आमंत्रित है। और कोई आपको डाउट कोई और लग रहा है तो आप प्लीज क्लियर कर सकते हैं।
एक तो हमारे पत्रकार बंधु बैठे, अभी आपने एक सब न्यूज देखा होगा, चलो का उम्र में लगा हुआ ये पेड न्यूज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। पेड न्यूज में ये है, किसी को पैसे देकर के अपनी किसी से न्यूज चलवाते हैं, अपनी मनमर्जी से चलवाते हैं। यदि इसका अपने को कोई जानकारी मिलती है तो अपने को बचना चाहिए ना। इसमें सीधा बात सीधी यही होगी, मीडिया के वोटिंग इथिक्स होते हैं, कुछ उनके नैतिक कर्तव्य होते हैं। जो भी आपके मीडिया कर्मी है उनके वोटिंग इथिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब नहीं जैसे खाड़ी पार्टी जीत रही है और पेड न्यूज हो गए वो पद से एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से उस पे विज्ञापन बढ़ा के तो उसको छापा जा सकता है। नहीं, इसके लिए भी क्या गाइडलाइन आएगी, विज्ञापन कितना रहेगा, कितनी साइज का रहेगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा, तो उनके नॉलेज में रहेगा किस तरीके का विज्ञापन कहाँ शेयर किया जाएगा। इस प्रकार की खबर होती है ना, जो जैसे कैंडिडेट भारी वोटर जीत रहा है वो पैड न्यूज में आती है, उसमें चाहे विज्ञापन नहीं लिखो वो पैड में आती है। नहीं बिल्कुल ये पैड न्यूज में आती है, लेकिन ये चीजें तय करेंगी आपके लिए अलग से प्रॉपर मीडिया मैनेजमेंट की एमसीसी जब लागू होगी तब गाइडलाइन आएगी, उसमें तय किया हुआ आएगा कि पेड न्यूज की कैटेगरी में कौन से आएंगे, उनको कौन से विज्ञापन लेने हैं कौन से नहीं है, उसमें कैटेगरी वगैरह बनी हुई है, उसके तहत आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं इसमें ये होता है मैडम, जो अखबार आते हैं ना, दैनिक अखबार आते हैं, वो एक एक अखबार की कॉपी पूरे ऑफिस में देनी पड़ती है चुनाव तक। यहाँ सिस्टम होता है, प्रिंट होता है, उसको देनी पड़ती है। और सोशल मीडिया वाले क्या देंगे, वो तो कुछ प्रकार से वो क्या देंगे आपको, सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना देते हैं, वो कैसे करोगे, अनगढ़ टिप्पणी करते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? बात बताइए, आज सिर्फ मैंने मोटा मोटी आपको बताया, ये जब तक मीडिया मैनेजमेंट की इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान तब तक गाइडलाइन जारी नहीं कर सकता, मैं कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दे सकती। आज आपको कल हो सकता है इसमें कोई संशोधन आ जाए, कुछ और चीज आ जाए, ये तो मैंने पहले ही आपको कह दिया था। ये बात तो तब की है जब ये गाइडलाइन आएगी। आपका उद्देश्य तो ये है कि अधिक से अधिक मतदान में वोटर्स को हर चुनाव में अखबार देते हैं, हम हर चुनाव में यहाँ जमा करते हैं एक अखबार पे देखने के लिए। कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाला आदमी है जिससे क्या है कि मतदान में जो मुख्य पॉइंट है शहर के वहाँ पर प्रशासन तेज है। युवाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न कॉलेज है, स्कूल्स हैं, जिनके अंदर 18+ के बच्चे हो गए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए प्रशासन चाहे वीक के अंदर 2-2 दिन का टाइम निकाले, तो ऐसा अगर प्रोग्राम किया जाएगा प्रशासन के द्वारा तो कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। क्योंकि घर में बच्चों को माँ बाप जरूर मोटिवेट करते हैं, लेकिन प्रशासन अगर कॉलेज या स्कूलों में अगर जाकर के विशेष रूप से मोटिवेट करेगा तो प्लस टीचर और प्लस प्रशासन दोनों मिलकर जो मोटिवेट करेंगे उससे ज्यादा उनका माइंड राइट हो जाएगा। इस बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूँगी, स्वीट की हमारी बोर्ड की बैठक है जिसमें राजेश जी है और भी 5 लोग, तो उनके द्वारा बकायदा रोड मैप बनाया गया है, किस डेट को पेमेंट तय कर दिया, कहाँ काम करेंगे, जैसे आपने सुझाव दिया उसी तरीके से हम उस पर काम भी कर लीजिए कि हम टीचर से 18+ वाले हैं, कल हमने कॉलेज उनकी मीटिंग भी रखी थी, उनसे भी हमने कहा था, आग्रह किया था, नुक्कड़ नाटक टाइप का भी कहा था, गाँव में जहाँ जैसे आज गणेश उत्सव है वहाँ भी हमारी टीम जाएगी, वहाँ भी मोटिवेट करने के लिए कहेगी, आदमी के लिए वोट की डालने की अपील करेगी। हमने हर वो धार्मिक प्रोग्राम को लिया है, हर वो जहाँ हमें पॉइंट पे लगा है, हर प्लेटफॉर्म पे हमारी पहुंच हो सकती है वहाँ हमने लिया है, लेकिन हम चाह रहे हैं इन बातों की आपके प्लेटफॉर्म से और अधिकतम इसका प्रचार प्रसार करिए। कॉलेज के अगर जो प्रशासन जा करके उनको मोटिवेट करेगा ना, तो एक तो उनको जो प्यार से साझा करना, वो प्रॉपर अपना ग्रुप बना पाए, उसमें कोई नहीं जुड़े कई तो वोटर कार्ड बनाते हैं, गुम हो जाता है या नहीं बनाया 25 की जमा करा देते, जिनको वोटर कार्ड आता ही और मेरी तो फीस खत्म करती है, कोई फीस नहीं लगती 2 साल से। फीस तो नहीं लगी। एक दूसरी बात ये कि डुप्लीकेट कभी भी अपना एक उसमें ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, अच्छा, उसमें कोई भी अपना मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर कर दे पहले 8 नंबर फार्म से, 8 नंबर फार्म से मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड कर दे निर्वाचन आयोग, और उस मोबाइल नंबर से अपने दूसरा एपिक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा है, बिल्कुल। वोटर हेल्पलाइन ऐप में फॉर्म नंबर 8 जो है
उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर ले, और एक मोबाइल नंबर से 4 तक रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये है 4। मोबाइल अटैच होता है तो आप साइट पे जा करके अपना वो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड उसी में ऑप्शन दिया है। ऐप तो इतना 1952 से लेके आज तक कौन कैंडिडेट रहे, कौन जीता, कितने, वो सारी डिटेल है। वो काम का है। आईडी कार्ड और सारे फॉर्मेट क्या बड़ी परेशानी आ गई, नए लोग ज्यादा है नहीं मास्टर ट्रेनर से हम आपको एक ब्रीफिंग दिलवा देंगे, उससे डिटेल आपको पता रहेगा कि कैसे गाँव के लोगों को अवेयर कर सके कि अपना काम ही अवेयरनेस का है कि वो सही सूचना उन तक पहुँचाए। और यही आंगनबाड़ी कर्मियों का आज 5वां जो है दिन जो है वो कर्मिक धरना चल रहा है। उनकी मांगे हैं और उनकी मांगे हैं कि वो विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुआ था उस समय कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको नियमित कर देंगे, परमानेंट कर देंगे और आपका वेतन भी बढ़ाएंगे। वो वादा खिलाफी की इस विषय को लेके आज 5वें दिन धरने पे रहे, जिसमें चंद्रकांता शर्मा, अनिता, प्रमीला, सरोज रानी, सुमन, वीरवती व ओमवती, ये 7 महिलाएं प्रतिदिन आज ये बैठी, इससे पहले दूसरी तो इस प्रकार से ये चल रहा है। यही कांग्रेस पार्टी भी अपने चुनावी मोड में आ गई है और अब ये कांग्रेस पार्टी जो है शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो अग्रिम संगठनों के तत्वाधान में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार, मुख्य बाजार में बुकलेट वगैरह बांटी और लोगों से उसको जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पीसीसी सचिव श्री दयानंद जी बेरवाल और पीसीसी सदस्य मालचंद राजपुरोहित, शेर सिंह गोस्वामी, भंवर खान कैम खानी तथा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र जी मोटसरा और सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी थे, युवक कांग्रेस के भी थे, सभी लोग थे, भारी संख्या में थे और एक नारे लगाते हुए, प्रदर्शन करते हुए सभा भी की, संबोधन भी किया, मीडिया को भी जानकारी दी। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम रहा। तो ये थे आज के दिन भर के समाचार। अब हम बताएंगे कौन बनेगा भादरा का विधायक। ये हमारा प्रतिदिन का शाम का 8 बजे का कार्यक्रम है। आज हम लाला खूबराम सराफ चौक पे आए और वहाँ जनता से मिले। हम हमारी ओर से कुछ नहीं कहते कि कौन बनेगा भादरा का विधायक, क्योंकि अभी विधानसभा की तारीखें घोषित नहीं हुई, आचार संहिता लगी नहीं और साथ में किसी को टिकट भी नहीं मिली। यहाँ कांग्रेस, माकपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अभी तक निर्दलीय भी कुछ लोग हैं, टिकटों की दौड़ में हैं, किसको क्या मिलेगी। लेकिन आज जनता की आवाज क्या बोल रही है, भादरा के लोग क्या कर रहे हैं, वो बात हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए हम कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें लाला खूबराम सराफ चौक, जिसको मोती चौक कहते हैं, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम आज यहाँ भादरा में कौन बनेगा भादरा का विधायक, इस विषय में मूर्ति चौक पे आएंगे और जनता से पूछेंगे, जनता की आवाज पूछेंगे कि कौन बनेगा भादरा का विधायक। तो चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कौन बनेगा भादरा का विधायक। क्या सर, हमारे साथ हैं मलखेड़ा के पूर्व सरपंच जगदीश जी पूनिया। पूनिया जी, दिसंबर में जो अंत में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और अभी कई उम्मीदवार हैं। माकपा के कामरेड बलवान पूनिया है, इधर भाजपा के एसपी सिंह और संजीव बेनीवाल है,
कुछ निर्दलीय भी है, कांग्रेस के करीब 30 उम्मीदवार टिकट के दावेदार है। तो आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको? भादरा के अंदर विशेष तौर से ये लगता है कि जब भी भादरा के इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भादरा की जनता एक साल पहले मन बना लेती है कि किसको विधायक बनाना है। तो और कांग्रेस के प्रति लोगों का एक निराशाजनक और उसके प्रति एक द्वेष भावना, उसके बोलने का जो उसका लहजा है उसकी वजह से उससे नेगेटिव हो रही है और संजीव बेनीवाल के प्रति लोगों की पॉजिटिविटी है। इसलिए लगता है कि संजीव नेक्स्ट MLA विल बी नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा, लोगों की भावना नहीं, कामरेड बलवान पूनिया ये कह रहा है कि मैंने भादरा क्षेत्र में सड़कें, पानी और 14 गांवों को पीने का पानी और नहर वगैरह बहुत कुछ किया है, विकास मैंने सारे विधायकों से ज्यादा किया है, तो उसका कोई कामरेड बलवान पूनिया को लाभ नहीं मिलेगा? विकास की बात जो आप 14 बिरानी गांवों कहते हो तो उसके बारे में अभी तक न तो बजट की घोषणा हुई है। ये सिर्फ एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था, जबकि वो धरातल पर कार्य आया नहीं और उसकी वजह से घोषणा होने से उस 14 बिरानी गांवों के लोगों की नाराजगी है कामरेड के प्रति। ये उसका नुकसान कामरेड को बहुत ज्यादा होगा। और एक दूसरा ये है कि जो ये पुल का कार्य सिंगल सिस्टम बन रहा है ये भी इसके लिए नुकसानदायक। 65 नंबर जो अंडरब्रिज की बात है उसके बारे में कही। हाँ, 65 नंबर जो बन रहा है उसको डबल बनना चाहिए था ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वो सिंगल बनना एक जनता के लिए की सारी व्यवस्था रुक जाएगी। हाँ, उसकी वजह से जनता को आमदन को दिक्कत होगी। विशेष तौर से भादरा का जो कस्बा बसा हुआ है, एक तरफ मोहम्मदन है, उस साइड में शमशान भूमि है, दूसरी तरफ हिंदू है, उस साइड के अंदर कब्रिस्तान है, तो इंटरक्रॉसिंग जो सिस्टम है हमारे जनाजे और अर्थी का उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी। नहीं, वैसे गडकरी जी ने ओवरब्रिज की तो घोषणा भी की है, वो बनेगा कब वो तो बात पर बनेगा, लेकिन मौके की तत्कालिक जो व्यवस्था है उसके प्रति मतलब जो चुनाव में इसका खामियाजा जो मौके पर प्रतिनिधि होता है, चाहे मैं गांव का सरपंच हूँ, तो अगर जो मौके की व्यवस्था है उसका नुकसान और उसका फायदा है जो मौके का जनप्रतिनिधि होता है उसको मिलता है। कल क्या होगा ये किसने जाना, कल का पता नहीं है, लेकिन मौके पर लोगों की जन आवाज ये है कि भादरा में सबसे शालीनता रखने वाला संदीप बेनीवाल है। और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर निर्दलीय कैंडिडेट आता है तो भी मतलब संदीप बेनीवाल ही जीतेगा। तो ये थे जगदीश जी पूनिया और उन्होंने बताया कि भादरा की जनता जो है पहले से ही 1 साल पहले ही मन बना लेती है और वर्तमान में भादरा के विधायक बलवान पूनिया से कुछ नाराजगी है। अब वो कितनी नाराजगी कब तक पूरी कर सकते हैं वो आने वाला समय बताएगा। अभी टिकटों का भी बंटवारा होगा, कांग्रेस की टिकट कौन लाता है ये भी एक है, बीजेपी की टिकट कौन लाता है ये भी एक देखने वाली बात है। जब टिकटें मिलेगी तो फिर हम एक बार इन लोगों से मिलेंगे। अब चलते हैं आगे, अन्य लोगों से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में, क्या लगता है? बढ़िया है। नहीं, कौन जीत रहा है, कौन बनेगा भादरा? किस्मत भादरा के जो विधायक की नहीं, जनता अब मोती चौक पे रहते हो, जनता तो सारे ही आते हैं, सारे ही आवे, सारे ही जावे। अच्छा, सारे ही आओ सर को चर्चा कौन चाहिए? वही अभी चर्चा नहीं है, जब टिकट मिल जाएगी जब पता चलेगा कौन आपका पूरा। मेरा नाम अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जी, वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33 है। तो ये कह रहे हैं कि अभी टिकटें बंटेगी तब जाके कुछ बात बनेगी, तो यही बात है। यही बात। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जा रहे हैं बिल्कुल। और दिसंबर में चुनाव होंगे, क्या लगता है भादरा का कौन बनेगा विधायक? भादरा के विकास कार्यों को देखते हुए विधायक जो वर्तमान में है बलवान पूनिया, उन्हीं को मत मिलने चाहिए। बाकी जनता का जो मन है वो जनता यानी बेहतर विकास को देखते हुए बलवान पूनिया मिलना चाहिए। बिल्कुल। सामने टक्कर किसकी हो सकती है? सामने टक्कर संदीप बेनीवाल की हो सकती है। संदीप बेनीवाल टिकट है या बिना टिकट? टिकट पे भी संदीप बेनीवाल की हो सकती है और बिना टिकट पे भी संदीप बेनीवाल की हो सकती है। यानी टक्कर संदीप बेनीवाल और बलवान पूनिया की। पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम शाहरुख है। शाहरुख। हाँ जी। और वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 से ये शाहरुख जी है, वार्ड नंबर 14 के। इन्होंने बताया कि वर्तमान में कामरेड बलवान पूनिया के काम की चर्चा है, वो विधायक बन सकते हैं, लेकिन टक्कर जो है संदीप बेनीवाल से। बोलेगा भैया? हाँ साहब, जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ साहब, और क्या लगता है आपको कौन बनेगा भादरा का विधायक? इनका कोई नया चेहरा बनाओ साहब। अच्छा, नया चेहरा इन सबको देख लिया। हाँ, सब नए चेहरे में देखो SP सिंह आ रहा है, बजरंग चाहल आ रहा है, एक वो यहाँ से भिवानी का पूर्व सरपंच है, इधर से आम आदमी का महाराज महेंद्र रूपनाथ जी भी आ रहे हैं। तो नए चेहरे में वैसे कौन हो सकता है? देखो SP सिंह ठीक पढ़े लिखे आदमी है। अच्छा, SP सिंह पढ़े लिखे आदमी, उसको BJP की टिकट मिलती है तो क्या मुस्लिम वोट उसको मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर SP सिंह को टिकट मिल जाती है तो मुस्लिम वोट भी BJP को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे। और संजीव बेनीवाल की टिकट मिलेगी तो वो भी, इसको भी मिलेगा वोट। तो ये है, ये नाम बताया करो। मुमताज जी कौन सा वार्ड है? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड से मुमताज जी कह रहे हैं कि SP सिंह यानी नए चेहरे को प्रमुखता देने की सोच है भादरा की। बाकी टिकटों पे निर्भर करता है कि कौन आता है, क्योंकि टिकट नहीं मिल रही, SP सिंह चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये बात, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और दिसंबर में चुनाव होंगे और अभी आचार संहिता लगने में 15-20 दिन बाकी है। तो यह भादरा में चुनावी चर्चा है। कौन बनेगा भादरा के विधायक, आपको कैसा लगता है? यहाँ चर्चा में क्या है? देखो, चर्चा में जो काम करेगा, ये काम तो इन्होंने 5 साल कर लिए सबने नहीं। देखो, भादरा के अंदर अगर अपने एक आम जन की बात करें ना, सार्वजनिक बात, जिसमें सभी को फायदा है, आम लोगों को फायदा है, आपको भी है, मेरे को भी है, गाँव वालों को भी है। तो सबसे बड़े भादरा में एक बड़ा काम हुआ है कि प्रणामी कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज था वो भी सरकारी हुआ है। प्रणामी नहीं हुआ है, ये राज कन्या प्रणामी ग्रामीण कॉलेज, तो वो उसको राजकीय कॉलेज का दर्जा मिल गया। उससे आम जो ग्रामीण लोग हैं सबको फायदा होगा। इस तरह के काम जो अपने तहसील में अगर हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि भी जो काम करेगा शहर का हित करेगा। कामिल बलवान पुनिया को इसमें लाभ मिल सकते नहीं, बिल्कुल जो काम करेगा ना क्षेत्र में, चाहे वो पार्टी कोई हो, जो काम करेगा, बहुत से ऐसे काम है जो रनिंग में भादरा में हुए हैं। तो निश्चित अगर भादरा की कोई जनता अगर किसी को सुने तो मेरे ख्याल में अब के बाद जितने विकासकारी हुए उतने मैंने तो नहीं देखे पहले कभी। पहले पैसे कम आते थे विधायक कोटे में, पैसे ज्यादा रहे। पैसे कितने आओ, उसका सार्वजनिक उपयोग ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी तक पहुंचे। ये काम ऐसा है जो आम आदमी तक पहुंचा है। भादरा में जो भी अब काम हुए ना इसमें 5 सालों में, उनको मतलब हर एक पंक्ति के लास्ट आदमी तक वो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यही है, ये चीज जरूरी है। तो मतलब लगता है कि कामिल बलवान पुनिया को इसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। टक्कर किसके साथ होगी साहब? टक्कर अगर देखो विकास की बात करें, काम की बात करें, तो सीधी सी बात है कि भी बलवान पुनिया है ही, तो सामने जो भी है जो पीछे के काम है सही है, लेकिन फिर भी 2 नंबर पे आप रहते हो, 2 नंबर पे कौन लगता है? कामिल बलवान पुनिया से टक्कर तो बीजेपी वाले देंगे, जो जिसको कैंडिडेट उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी की टक्कर होगी चाहे टिकट का कोई देखे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। की बात है, ये बताओ ने 5 साल से काम कर लिया विधायक का, नाम बताओ। मैं नाम की कौन बताऊँ? अच्छा चलो बोलो। 5 साल तो कर लिया है काम, है बंद कर देते हैं ना, बंद करे। मैं तो आगे बोलो ना, मैं तो वो 5 साल तो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, दिसंबर में चुनाव होंगे। तो पहले तो आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर खान है जी। अकबर खान जी कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है आपको? विधानसभा के चुनाव के बाद डॉक्टर SP सिंह आ रहे हैं। डॉक्टर SP सिंह आ रहे हैं, किस पार्टी से? BJP से। तो BJP से क्या आप लोग उसको समर्थक? बिल्कुल समर्थक है। नहीं, आप तो मुस्लिम है, BJP को तो मुस्लिम वोट देते क्या? नहीं, वो जातिवाद नहीं रखते, वो जातिवाद नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, इसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं। हाँ, आदमी के पीछे वोट दिए जाते हैं। आदमी के पीछे वोट दिया जाता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, लोग कहते हैं तो मुस्लिम BJP वोट देते हैं, सबको लेके साथ में चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को साथ में लेके चलते हैं लोग। बहुत बहुत बढ़िया। तो SP सिंह टिकट की दावेदारी में है। बिल्कुल। और अगर संजीव बेनीवाल को टिकट मिल जाए तो फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा।
ठीक है, लेकिन एसपी सिंह इनमें से सबसे बढ़िया आपको एसपी सिंह लग रहा है। हाँ, एसपी सिंह और चर्चा यही है। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह जी, कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं। यूपी से? जी, जिला रामपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ हम कुछ काम धंधा करते हैं, अपना धंधा करते हैं। जी। आप यही रहते हो क्या बादरा? यहीं रहते हैं बादरा। तो आप बादरा में लोगों से मिलते हो, आपको कौन नजर आता है, विधायक कौन बनेगा, ऐसी चर्चा आती है क्या आपके सामने? हमसे तो लोग पूछते हैं भाई यूपी में कैसे हाल चाल है, मैंने कहा तो ठीक है। यूपी में क्या लगता है? अब तो फिलहाल पहले तो लोग चोरी चकारी होती थी पहले, हाँ। अब तो चोरी चकारी बंद है। तो वहाँ योगी जी का बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक चल रहा है सरकार। चल रहा है यानी वहाँ योगी जी है? हाँ। पहले लोग को क्या बोलते हैं, चोरी चकारा, किसी से पैसे लूटपाट ज्यादा थी, लेकिन अब नहीं, पहले सुधार है। पहले बीजेपी सरकार में। बीजेपी अभी चुनाव होने जा रहे हैं, दिसंबर में चुनाव होंगे, तो बताइए क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में कौन बनेगा भाजपा का विधायक? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। आ जाओ। नमस्कार। भादरा विधानसभा के दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, माकपा और अन्य कई निर्दलीय भी हैं, कई कांग्रेस में 30 टिकट के दौड़ में भी है। तो दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भादरा विधानसभा में कौन बनेगा भादरा विधायक? भादरा से बीजेपी की टिकट से डॉक्टर एसपी सिंह जी चुनाव जीते हैं। मतलब एसपी सिंह जी टिकट की दौड़ में है या विधायक बनेंगे? मतलब दौड़ में भी है और जैसे ही टिकट लेके आएंगे एसपी सिंह भाजपा से भाजपा सिंह जी को क्यों बनना चाहिए विधायक? वो ईमानदार रहे हैं, जिन जिलों में रहे हैं वहाँ पे बढ़िया काम किया है। तो पहली बार भादरा की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो ईमानदार है, तो अपने कार्य के बलबूते जिसने पहचान बनाई है। दूसरी बात, अब से पहले जो भी राजनीति में आया उनके ऊपर एक ठप्पा लगाए कि वो अपना घर बनाने के लिए आए हैं, लेकिन ये जिस पोस्ट से आए हैं उससे हम ये दावे के साथ नहीं कर सकते। जिला कलेक्टर उनको प्रशासनिक जानकारी है। जी आप तक कहने का मतलब है? जी। तो लोगों का मन क्या कहता है? मन ये भी कहता है कि यदि ये निर्दलीय भी लड़े तो भी चुनाव जीतते हैं। जीतते हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश कड़वासरा है, गाँव भांगुआ से। तो राजेश कड़वासरा जी ने कहा कि ये निर्दलीय लड़े और टिकट की दौड़ में है, टिकट मिलती है तो भी, और अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भी ये भादरा के विधायक के काबिल है। ये लोगों की सोच है ऐसी। वैसे उनका खुद का ये मान, सभी कार्यकर्ताओं को, वोटरों को ये कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को ही वोट देना है। अच्छा, वो बीजेपी के पक्ष में है जी। लेकिन आपकी नजर में एसपी सिंह जी बढ़िया है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कड़वासरा जी। नमस्कार सर। आप कहाँ से हो? रतनपुरा से। रतनपुरा से। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद जी, ये दिसंबर में भादरा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन बनेगा भादरा का विधायक? मैं तो बीजेपी बीजेपी विधायक। बीजेपी? हाँ। बीजेपी में एक एसपी सिंह जी भी है, एक एसपी सिंह को। एसपी सिंह? हाँ। और संजीव को टिकट मिल जाए तो वो तो टिकट की बात है। हाँ। लेकिन आप बीजेपी को वोट दोगे? हाँ। बहुत बहुत बढ़िया साहब। बीजेपी देता है, बीजेपी में बढ़िया आदमी है। आप बीजेपी के वोटर हैं। हाँ। और बीजेपी को देते हैं, लेकिन आपकी सोच है कि एसपी सिंह को टिकट मिलनी चाहिए। हाँ। अगर एसपी सिंह को टिकट मिलेगी तो एसपी सिंह को देंगे, संजीव को मिलेगी तो आप संजीव को देंगे। बढ़िया आदमी है एसपी सिंह, उसको टिकट मिलेगी तो। आपको टक्कर में कौन लगता है? टक्कर में फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, टक्कर में कोई नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। सही ठीक। भादरा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कौन बनेगा भादरा का विधायक? तो कौन? क्या नाम है आपका? शनि। कौन सा वार्ड से आप? मैं 16 नंबर वार्ड से हूँ, वाल्मीकि के। अच्छा, तो 16 नंबर वार्ड से वाल्मीकि हो और भादरा का विधायक एसपी सिंह बनता नजर आ रहा है? हाँ जी। अच्छा। और सामने टक्कर किसकी मानते हो आप? सब कोई ले सकता है। तो नहीं, सबको नहीं, 2 नंबर पे कौन है? संजीव चल रहा है। 2 नंबर पे संजीव चल रहा है। ठीक। आप बोलोगे? हाँ सर, 12वां जनपति। तो ये था भादरा का विधायक के बारे में हमने जनता से पूछा। जनता ने अपनी अपनी राय दी। कुछ संजीव बेनीवाल के पक्ष में बोले
कुछ एसपी सिंह के बारे में बोले, कामरेड बलवान पुनिया के बारे में बोले, अपनी अपनी बात कही। आज हम यहाँ लाला खूबराम साहब चौक पे आए और जनता से मिले। कल फिर हम नई जगह मिलेंगे, नए स्थान पे मिलेंगे। वो है हॉस्पिटल के पास जो मोड़ है और जिसको मिनी बस स्टैंड कहते हैं, वहाँ मिलेंगे। तो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में हो, वो अपनी बात कहना चाहे वो आए 5:30 बजे। हम उनसे पूछेंगे कौन बनेगा भादरा का विधायक। और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं या पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन शाम को 8 बजे कौन बनेगा भादरा का विधायक और दिन भर के समाचार देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।